हेमंत सोरेन का नया राजनीतिक अवतार इस बार दिखने लगा है। राष्ट्रीय फलक पर उभरते चेहरे के रूप में लोग हेमंत सोरेन को देखने लगे हैं। आपने पहले भी हेमंत को देखा होगा और आज भी देख रहे हैं। आपको बदलाव साफ साफ नजर आ रहा होगा। वे दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका मैच्योरिटी लेवल इतना बढ़ा है कि उन्हें अरसे से जानने वाले भी आश्चर्यचकित हैं। पहले हेमंत का चेहरा झारखंड की राजनीति के इर्द गिर्द ही सीमित था, लेकिन इस बार उनकी पहचान राष्ट्रीय फलक पर बनी है। अपने आचरण व्यवहार से उन्होंने इसे स्थापित करने की पूरी कोशिश भी की है। चुनाव पूर्व विपक्षी महागठबंधन की पहली कोशिश 2015 में बिहार में हुई और इसमें विपक्ष को कामयाबी भी मिली थी, लेकिन महागठबंधन का स्वरूप 19 महीने के भीतर ही बिखर गया। झारखंड में 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले ही, बल्कि यह कहें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के महागठबंधन की जो कवायद शुरू हुई थी, उसे बड़े धैर्य के साथ विधानसभा चुनाव में अंजाम तक पहुंचाने में अगर किसी की भूमिका रही तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का नाम आता है, वह है हेमंत सोरेन। 2014 में 9 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस को अगर संजीवनी इस बार मिली और उसे 16 सीटें विधानसभा चुनाव में हासिल हुई तो इसके पीछे हेमंत सोरेन की मेहनत और विपक्षी एकता बनाए रखने के ईमानदार प्रयास को ही स्वीकार करना होगा। महज 44 साल की उम्र और एक दशक के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने जो लकीर खींची है, उसे बड़े बड़ों को अपनाने सीखने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बार झारखंड की बागडोर संभालने के बाद हेमंत का नया अवतार हुआ है। राष्ट्रीय फलक पर विपक्षी एकता के नमूने के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। उनमें बदलाव तो 23 दिसंबर को ही चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद दिखने लगा था। आम कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतकों से मिलने में उन्हें तनिक भी झिझक नहीं थी और न कोई चेहरे पर किसी से मिलते वक्त विजयी होने का गुमान था। जब यह स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीते हुए 30 और कांग्रेस के विजयी 16 उम्मीदवारों का समर्थन हासिल हो गया है और उन्हें अब किसी अन्य की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद वह अंतिम समय में तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से सौजन्य मूलक मुलाकात करने उनके आवास गए। उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। वे अपने पुरखों को भी नहीं भूले। बिरसा मुंडा, अल्बर्ट एक्का, महात्मा गांधी, विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर जैसे वीर शहीदों को और महान लोगों की प्रतिमाओं पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए और संकल्प शक्ति ग्रहण की। वे झारखंड के शहीदों को भी नहीं भूले और खरसावां जाकर खरसावां कांड के शहीदों को उन्होंने नमन किया। उनके परिजनों के हाल जाने और उनके लिए सरकारी मदद की घोषणा भी की। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की सशक्त बुनियाद उस दिन ही पड़ गई जब हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले रहे थे। कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं की मौजूदगी इस बात की साक्षी थी कि हेमंत अब न सिर्फ झारखंड में विपक्षी एकता का प्रतीक बन गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें प्रासंगिक माना जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली दौरे का कार्यक्रम बनाया और राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनको नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। राजकाज के अपने अंदाज का उसी दिन उन्होंने परिचय दे दिया था। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उसी वक्त मिलने की कोशिश की। उसके बाद भी एक बार कोशिश की। अंततः तीसरी बार वो कामयाब हुए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि यह कहा कि प्रधानमंत्री के पास कामकाज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब मौका मिलेगा तो वो ज़रूर हमको बुलाएंगे और मैं मिलूँगा। इशारों में ही उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपने मधुर संबंधों की बात भी कह दी। हेमंत सोरेन में आए ये बदलाव उनकी और मैच्योरिटी के प्रतीक हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत समूचे विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा था। उससे घबराए बगैर हेमंत ने आम आदमी से अपना संपर्क संबंध यथावत बनाए रखा। यही वजह थी कि 2014 में लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद
जब झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए तो अपने दम पर हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 सीटें जीती थीं। उसके बाद उनका राजनीतिक अभियान लगातार जारी रहा। 5 साल की अथक मेहनत और अपने दम पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में 2014 के 19 सीटों के मुकाबले 2019 में 30 सीटें डाल दी। इतना ही नहीं, अपने साथ कांग्रेस का भी उन्होंने कल्याण किया। गठबंधन में कांग्रेस को शामिल कर उसे 2014 में मिली 9 सीटों से बढ़ाकर 2019 में उसे 16 सीटों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। हेमंत इस बार अपनी कामयाबी से तनिक भी इतराए नजर नहीं आते हैं। उन्होंने सौजन्य मूलक सर्वदलीय रिश्ते को तरजीह दी है। विपक्ष में बैठी भाजपा के साथ भी उनका संबंध उतना ही बेहतर है जितना कि सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ। शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव हार चुके पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। इसके साथ ही रघुवर को पराजित करने वाले निर्दलीय विधायक सरजू राय भी उपस्थित थे। यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि भाजपा में रहते हुए भी रघुवर दास के शपथ ग्रहण समारोह में सरजू राय जी शामिल नहीं हुए थे। सबसे समान रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं हेमंत। यह उनका गुण है और यही उनका गुण आगे भी बरकरार रहा तो यकीनन यह उन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्ति विशेष पर। व्यक्ति विशेष यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन के बारे में चर्चा करने का औचित्य इसलिए है कि हाल ही में उनको फेम इंडिया पत्रिका ने देश के 50 प्रभावशाली नेताओं में 12वें स्थान पर रखा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि 12वां स्थान उनको मिला। इससे भी बड़ी बात है कि पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में एक मॉडल बने नीतीश कुमार से भी ऊपर उनका स्थान है। इतना ही नहीं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अरविंद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उनका स्थान ऊपर है। ये दो ऐसे कारण है जिनकी वजह से आज इस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस हुई कि हेमंत सोरेन में ऐसी क्या चीजें हैं। आम तौर पर यह माना जाता है, रामचरितमानस की एक चौपाई है तुलसीदास की, कि प्रभुता पाई काई मद नाही। दूसरा कि हम लोग भी मानते हैं, आम आदमी मानता है कि सत्ता में जो जाता है शालीनता उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई हैं, अभी आपने जो ऑडियो सुना उसके हिसाब से आप बहुत चीजें समझ चुके होंगे। सिर्फ उनका विस्तार से और नए संदर्भ में चीजों को मुझे बताना और समझाना है। एक तो हेमंत सोरेन जैसा सर्वसुलभ व्यक्ति नहीं मिलेगा। जिस झारखंड में अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ापन भरा हुआ है, वहाँ हेमंत सोरेन ने एक नया प्रयोग किया, डिजिटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। बल्कि यह कहें कि हेमंत सोरेन की सरकार डिजिटल सरकार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपकी कोई समस्या हो, आप उनके सामने परोस सकते हैं, आप उनसे समाधान ले सकते हैं। और इस डिजिटल युग का डिजिटल समाधान इस कदर होता है कि आपने अभी अगर ट्वीट किया तो कुछ मिनट और कुछ घंटों के अंदर उसका रिप्लाई भी आता है, एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और उसका एक्शन भी दिखने लगता है, रिजल्ट भी मिल जाता है। कुछ मामले होंगे जहां रिजल्ट मिलने में विलंब हो रहा होगा, उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा अलग से कभी कर सकते हैं। लेकिन सच यह है कि एक नया पैटर्न, गवर्नेंस का एक नया पैटर्न जो सेट किया, डिजिटल गवर्नेंस का जो पैटर्न सेट किया, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है हेमंत सोरेन की। यह खुल के कहना चाहिए, लोगों को खुल के कबूल करना चाहिए कि डिजिटल का प्रयोग अगर सरकार ने सर्वाधिक किया है तो वह हेमंत सोरेन की सरकार ने इस देश में किया है। अब बात आती है कुल अदद, अगर गिनती करें
तो जनवरी से लेके मई तक 5 महीने का शासन हेमंत सोरेन का चला है। इस 5 महीने में उन्होंने जो काम किया है वो उल्लेखनीय काम है। अगर आप उनकी ईमानदारी से गणना करें तो वो उल्लेखनीय काम है। आपको मैं एक एक करके इसके उदाहरण दूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी इस देश के निवर्तमान राष्ट्रपति, जो अभी राष्ट्रपति नहीं है, उनकी एक संस्था जिसमें कई उसके जूरी बोर्ड में जजेस हैं, बड़े बड़े कोर्ट से जजेस हैं, चीफ जस्टिस किस्म के लोग हैं, उस संस्था ने हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड दिया। चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड क्यों मिला कि दुमका और बरहेट विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने जो काम किया वो बड़ा परिवर्तनकारी काम संस्था को लगा और इसके लिए जनवरी में ही यानी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद हेमंत सोरेन को वो चेंज ऑफ द चैंपियन का अवार्ड मिला। दूसरा अवार्ड, इसे अवार्ड ही कहेंगे कि अगर फेमिना ने 50 प्रभावशाली लोगों के बारे में सर्वेक्षण किया तो हेमंत सोरेन को उनमें से 12वें स्थान पर पाया और उसके नीचे नीतीश और केजरीवाल जैसे लोगों को पाया। यानी जिसकी राजनीति में औकात महज 10 साल की है, राजनीतिक कैरियर ही जिसका 10 से 12 साल का हो सकता है, वह आदमी अगर इस तरह का परफॉर्मेंस करता है, इस तरह की सफलता की इबारत लिखता है, तो वो सबसे बड़ा वाकई इसके योग्य माना जाएगा, जिसके लिए उनको चुना गया, जिसके लिए चेंज ऑफ द वो चैंपियन का अवार्ड मिला और दूसरा फेमिना ने जो उनको महत्व दिया। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस राज्य की क्या थी कि जब हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली तो विरासत में खाली खजाना मिला। खाली खजाना इस कदर मिला कि नई सरकार के गठन के पहले ही पुरानी सरकार ने विकास के कई कामों को रोक दिया था। उनके भुगतान ठेकेदारों के रोक दिए थे, जो ठेका कंपनियां थी उनके भुगतान रोक दिए गए थे, इसलिए कि उस सरकार के पास अब खजाने में पैसे बचे ही नहीं थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने उस खाली खजाने के साथ सत्ता संभाली और संभालने के बाद जो कठिनाई आई, वो पहली कठिनाई उनके सामने आई कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण के रूप में। वैश्विक महामारी कोरोना ने अगर सबसे ज्यादा तबाह किया देश को, तो मानना चाहिए कि जो अभाव में रहने वाला स्टेट है झारखंड, जो गरीब है सूबा झारखंड, जहां लोगों को भूख से मरने की नौबत आती रही है, जहां कुपोषण के शिकार लोग हैं, वहां उसका असर क्या होगा यह कल्पना करके आदमी समझ सकता है, हर आदमी समझ सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इतनी सूझबूझ, बिना हुड़दंग मचाए, बिना सरकार की आलोचना किए, आम तौर पर यही रहा कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें रहीं, यानी गैर भाजपा शासित जो राज्य रहे, वहां के मुख्यमंत्रियों ने असहयोग का आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ा। लेकिन हेमंत ने एक बार भी मोदी सरकार पर असहयोग का कोई आरोप नहीं लगाया, केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि अगर अपनी बात कुछ कहनी भी रही तो बड़े शालीनता से, इतने तरीके से, आग्रहपूर्ण भाव से एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल निभाते हुए उन्होंने अपनी बात सरकार के सामने रखी। शायद यही वजह रही कि इस देश में यह गौरव होना चाहिए झारखंड के लोगों को कि इस देश में प्रवासियों को लाने के लिए अगर पहली ट्रेन चली तो वो झारखंड के लिए चली। इसके पीछे निहितार्थ जो भी रहे हों,
लेकिन इसकी मांग बड़े शालीन तरीके से हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से की थी। उनको पत्र लिखकर किया था, इसलिए कि उनको 3 बैठकें हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री की, उसमें बोलने का मौका नहीं मिला था। उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि कई मुख्यमंत्री थे, इसलिए सबको बोलने का मौका नहीं मिला, उसमें हम भी शामिल थे। लेकिन अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह आग्रह किया, प्रवासियों को लाना मेरे बूते की बात नहीं है, मेरे पास वह संसाधन नहीं है, आप स्पेशल ट्रेनें चलाइए ताकि मेरे यहाँ के फंसे हुए लोग वापस आ जाएं। और अगले ही दिन केंद्र सरकार या 2 दिन के बाद सबसे पहली ट्रेन अगर चली तो झारखंड के लिए चली, बिहार में उसके बाद चली। बिहार में जो उसके लिए छीछा लेदर हुई वो सबके सामने है। दूसरी चीज, किस अभाव और गरीबी के बावजूद कोविड-19 के दौर में हेमंत सोरेन ने सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन रखा कि कोई भूखा न सोए। सिर्फ एक स्लोगन, कोई भूखा न सोए। और यह भी ऐंठ नहीं कि यह सरकार ही सिर्फ करेगी। उन्होंने तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से, एनजीओ से आग्रह किया, लोगों को साथ लिया, सरकार भी उसमें शामिल हुई, कारपोरेट सेक्टर के लोग भी उसमें शामिल हुए, चंदे आए और उस पैसे से दीदी किचन की शुरुआत हुई। उसके बाद कई तरह के किचन शुरू हुए। उन राहगीरों के लिए जो पैदल भूखे मर रहे थे सड़कों पर भूखे प्यासे, उनके लिए वे भी हाल में कुछ दिनों पहले से किचन शुरू हो गया है। तो इस तरह से कोविड-19 के दौर में उन्होंने काम किया। कोविड-19 के दौर में एक और बड़ी कामयाबी मिली, ये इसी को कहते हैं कि सुलझे हुए ढंग से सारा काम हेमंत सोरेन ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री को यह बात समझ में नहीं आई कि जब उनके यहाँ 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख लोग आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कहा हम तो ब्लॉक और पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, वहीं सबको रखेंगे, वहीं सबकी देख रेख होगी, उनको खाना खिलाना, कपड़ा, सारी सुविधाएं देंगे। बिहार के हालात के बारे में सबको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर्स पर क्या हो रहा है, किस तरह लोग रह रहे हैं। और मुख्यमंत्री को निगरानी करने के लिए आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लोगों से निगरानी करते हैं, पूछते हैं क्या सब ठीक है, भाई जाहिरा तौर पर कि कोई जब यह जानता है कि औचक निरीक्षण होने वाला है तब तैयारी नहीं होती है। लेकिन जब यह जानता है कि प्लान वे में आज बीसी से जुड़ना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना है, आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं, आज फला आने वाले हैं, तो अपनी पूरी तैयारी करके रखता है। तो वही है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं बार बार कि हम सबको रोजगार देंगे। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि हम रोजगार देंगे। इनके पास रोजगार के अवसर हैं, इनके पास वन है, वनोपज हो सकता है, वनौषधि हो सकती है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, ये तमाम चीजें ये कर सकते हैं। इनके पास मनरेगा के लिए अथाह काम हो सकता है, लेकिन बिहार में इस तरह का अथाह काम नहीं हो सकता है। हम तुलना इसलिए कर रहे हैं, हम विषय से भटक के बिहार की तुलना इसलिए कर रहे हैं कि पड़ोस का वो सूबा है जहाँ से हमारा आना जाना इस तरह का रिश्ता है कि 2 मौसेरी बहनों जैसा रिश्ता है, एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए। बहरहाल हम लोग कोविड-19 और झारखंड में हेमंत सोरेन के कामकाज और सुलझे हुए विचार पर बात कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने पहले दिन से ये तय कर लिया कि जो लोग बाहर से आएंगे उनकी पहली प्रारंभिक जांच के बाद जो संदिग्ध बीमार पाए जाएंगे उनको क्वारंटाइन में हम भेजेंगे, उनके आइसोलेशन की बात करेंगे, बाकी लोगों को घर भेज देंगे। सुरक्षित उनको भेजने की बसों की व्यवस्था की और घर भेजा और वो होम क्वारंटाइन में रहें, इसकी सलाह दी। आज झारखंड में क्वारंटाइन सेंटर्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। यह अलग बात है कि कई ऐसे लोग होंगे जो या हैं जो उस लोगों में से संक्रमित निकल रहे हैं, जो संक्रमित निकल रहे हैं तो उनका इलाज भी हो रहा है, उसके लिए अफरा तफरी उसके लिए भी नहीं है।
रिकवरी रेट झारखंड का सबसे ज़्यादा है देश में, लोग ठीक हो रहे हैं। राजधानी रांची की स्थिति ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑरेंज जोन में आ गया, बल्कि झारखंड के अक्सर तमाम ज़िले ऑरेंज जोन में आ गए हैं। इक्का दुक्का मरीज मिल रहे हैं तो ठीक भी उसी रफ्तार से हो रहे हैं। तो ये कोविड-19 का जो मैनेजमेंट किया हेमंत सोरेन ने, यह देश में अनुकरणीय है, उल्लेखनीय है। और खास करके क्वारंटाइन सेंटर के मामले में, लोगों को संभालने के मामले में अगली चुनौती की भी बात करें। अगली चुनौती होगी हेमंत जी के पास, हेमंत सोरेन के सामने, मुख्यमंत्री के रूप में, कि जो उन्होंने वादा किया है कि जो झारखंडी यहाँ से नहीं जाना चाहेगा उसको हम यहीं काम देंगे, और वो दे सकते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि झारखंड के लोग यहाँ काम कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनके श्रम पर कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। यह दूसरे राज्यों के लोगों पर किया भी जा सकता है तो झारखंड के लोगों पर नहीं किया जा सकता है। वो छोटे काम भी कर सकते हैं, वो बड़े काम भी कर सकते हैं। वो झाड़ू पोछा लगा के ईंट गारे बालू गिट्टी सारा काम कर सकते हैं, मकान खड़ा कर सकते हैं, कारीगरी कर सकते हैं, कसीदाकारी कर सकते हैं। वो हस्तकरघा जिसको बोलते हैं, वो तमाम चीज़ों के मस्तमौला माहिर आदमी हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। वो जंगलों में जंगली फल फ्रूट खा के वो जिंदा रह सकते हैं। बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए झारखंड के लोगों के लिए थोड़ी कोशिश अगर सरकार करे, इंडस्ट्री संभव नहीं है, सिर्फ झारखंड सरकार पर्यटन के क्षेत्र में काम करे, जंगलों में काम करे, कुटीर उद्योगों पर काम करे और खेती पर काम करे, मार्केटिंग का मुकम्मल इंतजाम हो जाए तो शायद झारखंड के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई जाएगा भी तो जाहिरा तौर पर जिसको जहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं वो जाता है। अगर बाहर से आके मैं बैठा हूँ यहाँ तो इसलिए बैठा हूँ, मुझे यहाँ रहने की मुकम्मल व्यवस्था है। जिसकी रहने की, खाने की, आमदनी की, नौकरी की, पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था जहाँ होगी वो जाएगा, निश्चित जाएगा। लेकिन एक मजदूर जो 200, 400, 500 रुपये के लिए जाता था वो शायद न जाए, और उनके लिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार काम करेगी, करके दिखा देगी, जैसा कि अभी तक करती आई है। इससे ये उम्मीद बनती है कि वो निश्चित तौर पर कर लेंगे। व्यवहार कुशलता का आलम यह है, पहले ही मैंने बताया कि न उन्होंने नरेंद्र मोदी से कोई गिला है, शिकवा है, और विपक्ष में रहते हुए विपक्षी नेताओं से भी उनके वैसे ही तालमेल है। वो विपक्ष की बैठकों में भी शामिल होते हैं और सरकार के सामने भी अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन बड़े शालीन ढंग से। तो किसी भी आदमी के अंदर जब शालीनता आ जाएगी, जब व्यवहार कुशलता आ जाएगी, जब उसके अंदर अहं का भाव नहीं होगा, अहंकार नहीं आएगा, तो निश्चित तौर पर वह आदमी के आगे बढ़ने की वजह बनती है, तभी आदमी आगे बढ़ता है। झारखंड एक छोटा स्टेट है, यहाँ के मंत्रियों और मुख्यमंत्री की चर्चा सिर्फ झारखंड और झारखंड के आसपास बहुत मान लें तो बिहार में होती है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक झारखंड का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और इसका श्रेय बड़ी ईमानदारी से मीडिया मैन होने के बावजूद, जहां आलोचना करने का ही अधिकार सिर्फ मीडिया के लोगों का होता है, मैं इस जगह पर अपनी यह कमजोरी दूर करता हूं। मैं तारीफ के फूल बांधता हूं कि अब तक हेमंत सोरेन ने अपनी जो छवि बनाई है, सत्ता और सत्ता के अलावा विपक्ष में भी दोनों भूमिकाओं में वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही आचरण, यही शालीनता, यही मिलनसारिता अगर उनमें बरकरार रही तो वो अभी जो राष्ट्रीय स्तर की छवि बनी है, शायद झारखंड की छवि, यह सिर्फ हेमंत सोरेन की छवि नहीं है। हेमंत सोरेन इसके निमित्त बने हैं, इसके कारण बने हैं। आज बल्कि उन्होंने कहा भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक अखबार में उनका बयान छपा
कि यह जो फेम इंडिया ने जो उनको फेमिना इंडिया ने जो उनको 12वां स्थान दिया, इससे उनको उतनी खुशी नहीं है। उनको खुशी तो तब होगी जब झारखंड अव्वल आए, जब झारखंड का नाम नंबर 1 में आए, उस दिन उन्हें खुशी होगी। यह शालीनता है। ऐसी ही शालीनता चाहिए और किसी जननेता में चाहिए। अतीत की ओर मत चाहिए। अतीत किसका कैसा रहा है, लेकिन वर्तमान पर चाहिए। अगर वाल्मीकि के बारे में आप सब जानते हैं, वाल्मीकि का अतीत कैसा था। एक बघेलिया का था। बहेलिया चिड़िया मारता था, लेकिन उस क्रौंच पक्षी की हत्या के वक्त उनको जो एहसास हुआ और उसके बाद वह अतीत भूल गया। वाल्मीकि फिर क्या हुए, वाल्मीकि कितने महान हुए, सब जानते हैं। तो अगर अतीत में कोई भूल चूक हुई भी हो गई हेमंत सोरेन सरकार से, लेकिन वर्तमान जो उन्होंने बनाया है और वर्तमान में जो वो काम कर रहे हैं, वो भविष्य की बुनियाद बन रही है। यही स्थिति रही तो भविष्य भी ठीक रहेगा और न सिर्फ उनका बल्कि झारखंड का नाम भी रोशन होगा। आज बात विभाग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।